गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के टॉपिक अपन स्टडी करने वाले हैं वो है विवर्तन। इंग्लिश वर्ड जो इसका है वो है डिफ्रैक्शन। और हमने पहले जो लेक्चर में पढ़ चुके हैं वो वर्टिकल हम पढ़ चुके हैं पूरा का पूरा। तो आज जो नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो है विवर्तन। तो विवर्तन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, तो परिभाषा की बात करते हैं। तो देखते हैं परिभाषा क्या है। किसी भी अवरोधक या द्वारक के तीक्ष्ण किनारों से प्रकाश के मुड़ने की घटना को विवर्तन कहा जाता है। यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, अवरोधक और द्वारक। तो अवरोधक द्वारक क्या है? वैसे तो है बहुत सिंपल, बट देख लो कहीं ध्यान ना हो आप। द्वारक का मतलब होता है हॉल। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये एक प्रकाश स्रोत है। अगर एक प्रकाश स्रोत है और सामने आपने क्या कर दिया, एक स्क्रीन लगा दी और उस स्क्रीन के बीच में आपने एक छोटा सा हॉल बना दिया जिसे प्रकाश निकल सके, तो उसे हम बोलते हैं द्वारक, मींस हॉल। तो ये हमारा क्या है? द्वारक, राइट। अगर यहीं पे मैं क्या करता कि एक पर्दा लगा देता जिसमें से कोई हॉल नहीं है, ये प्रकाश को इस साइड जाने से रोक रहा है, तो इसे हम बोल देते हैं अवरोधक। तो दो वर्ड अवरोधक और द्वारक मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी, क्यों मैंने ऐसा लिखा हुआ है। तो इस डेफिनेशन की क्यों जरूरत बनी, विवर्तन क्यों आवश्यक है, वो देख लेते हैं। रे ऑप्टिक्स में पहले ही आपको समझा चुका हूं, थोड़ा बहुत आइडिया दे चुका हूं। किरण प्रकाश की जब भी हम बात करते हैं, किरण प्रकाश की जब भी हम किरण प्रकाश की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि जब भी कोई प्रकाश स्रोत होगा वो सीधी दिशा में प्रकाश उत्सर्जित करता है। अगर इसका माउथ मींस पृष्ठ इतना बड़ा है तो ये इतनी दूरी में ही प्रकाश देना चाहिए। पर हम प्रकृति में नेचर में ये देखते हैं कि अगर एक अपन टॉर्च यूज करते हैं और टॉर्च से हम लाइट एमिट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, तो प्रकाश सिर्फ इतनी दूरी पे नहीं आता, इतनी जगह पे नहीं फैलता, वो कहीं ज्यादा जगह पे फैल जाता है। तो ये फैलना भी एक तरीके से क्या है, विवर्तन टाइप से ही होने वाला। तो यही आपका डिस्कशन करना है। अब डेफिनेशन में तीक्ष्ण किनारों की बात हो रही है, क्या हो रहा है उसकी बात करते हैं। तो रे के अनुसार क्या था, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, वो मुड़ता नहीं है। तरंग प्रकाश में क्या कहा गया विवर्तन के लिए कि अगर आप एक प्रकाश स्रोत लेते हो और यहां पर आपने एक पर्दा लगा दिया, ठीक है, प्रकाश इसके नीचे से जा सकता है, इसके ऊपर से जा सकता है, सामने एक और पर्दा लगा दिया, ये आपका स्क्रीन है और ये आपका स्क्रीन है, राइट। यहां से प्रकाश निकली, रे किरण सिद्धांत क्या कहता है कि प्रकाश किरण इतनी दूरी में आना चाहिए, ठीक है ना। अगर सीधी रेखा में जाता है इधर नहीं आएगा, मतलब पर्दे ने से रोक लिया तो यहाँ पे कोई प्रकाश नहीं होगी, प्रकाश नहीं होगी। बट जब देखा गया तो इधर प्रकाश था, तो हुआ कैसे? तो उसका आंसर है कि प्रकाश यहां से मुड़ गया, ऐसे फैला, और फैलने के कारण हो सकता है कि ये वाले जो है ना, इसके अकॉर्डिंग जो तरंग के अनुसार प्रकाश जा रहे हैं वो तो रुक जाएंगे, पर जो यहां तक गया, ये वाला जो प्रकाश किरण गया और ये जो प्रकाश किरण, ये प्रकाश अभी रे के अनुसार समझा रहा हूं मैं आपको। ये जो प्रकाश गया वो यहां से मुड़ जाएगा और ऐसे ये दिशा प्रकाश देगा। किरण के लाइन के अकॉर्डिंग दिखा रहा हूं, पर वैसे तरंग के अनुसार दिखाना है मुझे। यहां से ये प्रकाश मुड़ जाएगी और जहां पे प्रकाश नहीं होना चाहिए किरण सिद्धांत के अनुसार, वहां पे प्रकाश होगा। तो किरण सिद्धांत क्या कहता है कि प्रकाश सिर्फ इतने पे ही, इतनी दूरी पे ही आना चाहिए था, सिर्फ इतने पे ही आना चाहिए था, और इधर प्रकाश आना ही नहीं चाहिए था क्योंकि पर्दा रोक लेगा। बट हुआ क्या, प्रकाश फैल गया और फैलने के बाद इसके कोने से मुड़ गया, और यहाँ पर प्रकाश जैसे ही किरण ये तरह प्रकाश आया, यहाँ पर प्रकाश दिखने लग गया। तो ये जो किनारों से जिससे बात कर रहे हैं, पर्दे के जो किनारे हैं, इन किनारों से मुड़ने की घटना को ही विवर्तन कहा जाता है। आई थिंक आपको समझ
कि प्रकाश यहाँ से जो किनारों से मुड़ रहा है, मुड़ के यहाँ पर प्रकाश दे रहा है, इस घटना को, प्रकाश के मुड़ने की घटना को हम क्या बोलते हैं? विवर्तन। ठीक है, ये तो हुआ एक तरीका। चलिए हम दूसरे तरीके की बात कर लेते हैं। दूसरे तरीके की बात करते हैं। मान लीजिए कि एक और प्रकाश स्रोत है, वही प्रकाश स्रोत लिया हमने, ठीक है। अब सामने हमने पर्दा रखा और उस पर्दे में हमने एक चित्र बना लिया, हॉल ले लिया, द्वारक ले लिया। अभी मैंने किसे समझाया था? अवरोधक से। अब हम हॉल ले लेते हैं, तो क्या होगा कि अगर ये प्रकाश इससे निकला तो आप बोलोगे सर, अगर टॉर्च किरण सिद्धांत क्या कहता है कि टॉर्च का हिस्सा इतना बड़ा है तो सिर्फ सामने इस वाले पर्दे पर, इस वाले स्क्रीन पर प्रकाश सिर्फ इतनी जगह पे ही आना चाहिए किरण सिद्धांत के अनुसार। पर जब देखा गया तो प्रकाश यहां से मुड़ गया और प्रकाश इस पूरे सेक्शन में था, मतलब टॉर्च का आकार इतना है और किरण सिद्धांत के अनुसार प्रकाश सिर्फ इतने ही आकार में, इतनी ही जगह में प्रकाश देना चाहिए था। और यहाँ पे अंधेरा होना चाहिए था, डार्क होना चाहिए था। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था? डार्क होना चाहिए था। सिर्फ इसमें क्या होनी चाहिए थी? लाइट होनी चाहिए थी। बट हुआ क्या? ये मुड़ गया और पूरे सेक्शन में लाइट देने लग गया, मतलब डार्क देगा। वो अब कुछ पॉइंट बनते हैं, काली फ्रिंज और गीली फ्रिंज, वो बात अलग है, वो मैं बताऊंगा। बट ये प्रकाश मुड़ गया, ठीक है ना। और इतने बड़े सेक्शन तक प्रकाश आ रहा है, इतने बड़े सेक्शन तक प्रकाश आ रहा है, मतलब प्रकाश मुड़ता है, या तो द्वारक से भी हो या अवरोधक से भी हो। इस मुड़ने की घटना को ही हम बोलते हैं विवर्तन। वही मैंने डेफिनेशन लिखा था, किसी अवरोधक या द्वारक के तीक्ष्ण किनारों से प्रकाश के मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। ये था आपका डेफिनेशन। चलिए अब कुछ पॉइंट और बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि विवर्तन प्रकाश की किस प्रकृति को बताता है? नेचर कौन सा है? नेचर में प्रकृति कौन सी है इसकी? विवर्तन की। अगर प्रकाश विवर्तन करता है तो ये प्रकाश के किस प्रकृति को बताता है? क्या वो किरण सिद्धांत को बताता है या वो तरंग सिद्धांत को बताता है? तो आंसर है, किरण सिद्धांत सिर्फ कहता है प्रकाश सीधी रेखा में जाता है, और तरंग कहता है कि अगर एक प्रकाश होता है तो वो हर दिशा में प्रकाश जा सकता है। तो आप बेटर वे में समझ सकते हो कि इसमें हुआ क्या था? विवर्तन में प्रकाश फैल गया, मीन्स वो हर दिशा में गया है। इसलिए विवर्तन प्रकाश के तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है, न कि किरण प्रकृति को प्रदर्शित करता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कभी भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विवर्तन प्रकाश की किस प्रकृति को समझाता है, तो आंसर है तरंग। ये तरंग में ही संभव है प्रकाश का मुड़ना, फैलना, किरण सिद्धांत से संभव नहीं होता है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। और क्वेश्चन क्या था कि विवर्तन प्रकाश के किस प्रकृति को प्रदर्शित करता है? तो आंसर क्या है? आंसर है हमारा, ये प्रकाश के तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विवर्तन के लिए अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं, विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है? ये बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि क्या पूछता है क्वेश्चन? विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है? ठीक है, तो अब इस पॉइंट को आंसर मैं दे रहा हूं, ठीक है, फिर डिस्कशन करूंगा। देखिए, मान लीजिए हमने एक हॉल ले लिया और सामने हमने एक पर्दा ले लिया। ये एक स्क्रीन है, ये भी एक स्क्रीन है, पर इसमें हॉल ले रखा है, और सामने एक प्रकाश स्रोत है, सोर्स है, ठीक है। ये एक हॉल है जिसका आकार मैं बोलूं तो है ए। अगर मैं बोलता हूं इस हॉल का आकार ए है, क्या है? आकार ए है। तो आकार का मतलब होता है उस हॉल का व्यास क्या है। तो उस हॉल का जो साइज है, एग्जांपल के अगर इसकी बात करता हूं तो इसका साइज क्या है? लेंथ वो है, उसी की बात हम कर रहे हैं। तो आकार इस हॉल की बात कर रहे हैं, इस हॉल के आकार की बात कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू कितनी ले रहे हैं? ए। अच्छा, ये प्रकाश स्रोत है और ये तरंग उत्सर्जित करेगा, ठीक है। अगर ये तरंग है
और इसका तरंग की वैल्यू लैम्डा है। क्या है ये? तरंग है किसका? प्रकाश स्रोत का। अब टॉर्च की बात नहीं कर रहे, किसी लाइट सोर्स की बात कर लेते हैं। तो ये सोर्स तरंग उत्सर्जित कर रहा है जिसकी तरंग है लैम्डा, और ये द्वारक है, कौन है? ये हमारा एक द्वारक है। अभी हम द्वारक से बात कर रहे हैं, उसका आकार है a। तो विवर्तन कब संभव है? तो आंसर इसका ये है कि अगर a काफी बड़ा हो गया किससे? लैम्डा से। मीन्स अगर इस हॉल का आकार बहुत ज्यादा हो जाए तरंग के तरंग दायरे से, तो विवर्तन नहीं होता है, विवर्तन नहीं होगा। या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि लैम्डा बहुत बड़ा हो जाए a से, तो भी विवर्तन नहीं होगा। क्या कहने का मतलब है कि ये जो प्रकाश स्रोत है, जो तरंग उत्सर्जित कर रहा है, उसकी तरंग की वैल्यू इसके आकार से बहुत ज्यादा हो जाए तो हमें विवर्तन दिखाई नहीं देता है। ध्यान, कई जगहों में बोला जाता है कि नहीं होता है। मैं बताऊंगा कि हमें ऑब्जर्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका रीजन बताऊंगा मैं। सिर्फ कब ऑब्जर्व होता है, कब हमें दिखता है? तो आंसर है कि अगर a की वैल्यू लगभग बराबर किसकी हो जाए, मीन्स a और लैम्डा में आप अंतर कर सको, ज्यादा अंतर ना हो, तभी विवर्तन दिखाई देगा। मीन्स हॉल का आकार मतलब उसका व्यास और आने वाले तरंग के तरंगे का मान अगर बराबर है तो विवर्तन होता है। ये कंडीशन हो गई। तो विवर्तन दो केस में नहीं होगा, एक केस में होगा। कब होगा? जब a और लैम्डा की वैल्यू वो लगभग आसपास ही हो, ज्यादा अंतर ना हो। ये बोर्ड आपका क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है। मैं इसको किसी पर्टिकुलर लेक्चर में समझाऊंगा, अगर टाइम दिया तो आज ही समझा दूंगा मैं। अभी हम एक पॉइंट कर रहे हैं और वो है विवर्तन के प्रकार की बात करते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। और वो किसके आधार पर, वो भी बात कर लेता हूं। देखिए, ये है हमारा प्रकाश स्रोत की बात करते हैं, एस की बात करते हैं। ये हमारा है हॉल या द्वारक भी हम बात कर ले, और ये हमारा है स्क्रीन या पर्दा बोल रहे हैं हम इसको, या ऑब्जर्वर भी बोल लेते हैं इसको, क्योंकि हमें विवर्तन इसी पे दिखता है, विवर्तन यही दिखने वाला है। तो देखो, दो डिस्टेंस हो गई। एक तो हो गई प्रकाश स्रोत और द्वारक के बीच में, और दूसरी जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई किसमें? द्वारक और पर्दे के बीच में या ऑब्जर्वर के बीच में। दो डिस्टेंस हो गए। डिस्टेंस किससे लेंगे आपको? इस वाले से। किसका? प्रकाश स्रोत का और इसका। इन दो दूरियों के आधार पर प्रकाश को दो पार्ट, विवर्तन को दो पार्ट में डिवाइड किया हो गया है। तो विवर्तन के जो प्रकार है, विवर्तन के प्रकार, पहला है फ्रेनेल और दूसरा है फ्रॉनहोफर। तो सिंपल बता दो कि फ्रेनेल विवर्तन कब होता है? तो जब इस द्वारक की दूरी किससे? एस से और इस स्क्रीन से कम हो, मतलब ये इन तीनों के बीच में जब दूरी ज्यादा ना हो, इसकी दूरी इससे, इसकी दूरी इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब तीनों आसपास ही होने चाहिए। तो उस कंडीशन में फ्रेनेल विवर्तन बनता है, उस कंडीशन में फ्रेनेल विवर्तन बनता है। बट अगर इससे इसकी दूरी और इसी से इसकी दूरी बहुत ज्यादा हो तो उसमें बनता है फ्रॉनहोफर विवर्तन। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा फ्रेनेल विवर्तन कब होगा? फ्रेनेल विवर्तन कब होगा? फ्रेनेल विवर्तन की हम बात कर रहे हैं। तो पहली बात, दूरी क्या होनी चाहिए? क्या डिस्टेंस कम होना चाहिए? बिल्कुल, डिस्टेंस कम होना चाहिए, ठीक है ना? किन किन के बीच? द्वारक और प्रकाश स्रोत के, द्वारक और पर्दे के बीच। तो आप ऐसे लिख सकते हो, यदि द्वारक
की दूरी प्रकाश स्रोत तथा पर्दे से कम हो तो फ्रेनेल विवर्तन होगा। तो कौन सा विवर्तन होगा? फ्रेनेल का दूरी कम हो। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखिए, ये दूरी कम है इसलिए विवर्तन बहुत अच्छा दिखाई देता है और हमें कोई लेंस की जरूरत नहीं होती है। तो लेंस की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, हमने पहले वाले टॉपिक में बता रखा है कि यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत हुआ तो बनने वाला तरंगांक गोलीय बनता है। ठीक है। यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत हुआ तथा यहां पे जो ऑब्जर्वर है, प्रकाश स्रोत और ऑब्जर्वर के बीच में जो ऑब्जर्व कर रहा है उनके बीच में दूरी कम होती है तो बिंदुवत प्रकाश स्रोत गोलीय तरंगांक बनाता है। अगर रेखीय होता तो बेलनाकार बनाता है। तो इस केस में मुझे बताओ, क्या ऑब्जर्वर से प्रकाश स्रोत पास में या दूर में? फ्रेंड, बेसिक यही है कि दूरी कम होनी चाहिए और दूरी कम होगी तो जो बनेगा तरंगांक कैसा बनेगा? तो ये तरंगांक गोलीय या बेलनाकार तरंगाग्र बनता है। तो आपसे पूछा जाए कि फ्रेनेल विवर्तन में किस प्रकार का तरंगाग्र बनता है, तो आंसर है गोलीय या बेलनाकार तरंगाग्र बनता है। हो गया। अब अगर हम फ्रॉनहोफर विवर्तन की बात करते हैं तो पहली बात, S बहुत दूर होना चाहिए। किससे? मतलब इन तीनों के बीच दूरी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो S बहुत दूर होना चाहिए किससे? पर्दे से या ऑब्जर्वर से। तो अब सोचो, हमने पहले बोला था कि यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो या रेखीय हो, बहुत दूर हो, तो उसका तरंगांक समतल दिखाई देता है। अगर यही प्रकाश स्रोत बहुत दूर हो तो जब ये बहुत दूर तक जाता है तो गोलीय ना दिख के स्ट्रेट लाइन जैसा दिखता है, पहले ही बता रखा है मैंने। तो इस केस में अगर आपसे पूछा जाए फ्रॉनहोफर विवर्तन की बात की जाए तो पहली बात, दूरी कम होगी या ज्यादा? तो आंसर दूरी बहुत ज्यादा होगी। तो हमें ये लिखना है, यदि द्वारक की दूरी प्रकाश स्रोत तथा पर्दे से ज्यादा हो या लगभग अनंत मान लो, ज्यादा हो, ठीक है। तो यदि द्वारक की दूरी प्रकाश स्रोत तथा पर्दे से ज्यादा हो तो विवर्तन जो होता है वो फ्रॉनहोफर विवर्तन हो जाता है। पहला पॉइंट। अच्छा, यदि प्रकाश स्रोत बहुत दूर है तो विवर्तन उतना बेटर दिखाई नहीं देता, इसलिए हमें लेंस की जरूरत होती है देखने के लिए। ठीक है। और बेटर डिफ्रेक्शन बनाने के लिए तो इसमें लेंस की आवश्यकता होगी। किसकी बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं फ्रॉनहोफर की बात कर रहे हैं। पहले मैं बता दिया था। तो पहला पॉइंट, दूरी ज्यादा होगी। दूसरा, लेंस की आवश्यकता होगी। और थर्ड पॉइंट कि अब आप प्रकाश स्रोत बिंदुवत लो, रेखीय लो, कोई मैटर ही नहीं करेगा क्योंकि बहुत दूर है। किससे? द्वारक से। अब द्वारक से भी और साथ साथ ऑब्जर्वर से, तो दूरी बहुत ज्यादा है तो तरंगांक एक ही बनता है, वो है समतल। इसलिए अब जो तरंगांक बनेगा वो बनेगा समतल तरंगांक बनेगा। समतल तरंगाग्र वेवफ्रंट बनता है। तो ये 4 टॉपिक थे हमारे आज के। एक बार 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूं। पहला कि तरंगाग्र विवर्तन होता क्या है? तो विवर्तन क्या होता है? विवर्तन होता है किसी भी द्वारक या अवरोधक से प्रकाश के मुड़ने की घटना को हम बोलते हैं विवर्तन। कई टीचर ऐसे ही बोलते हैं कि किसी द्वारक या अवरोधक से प्रकाश के मुड़कर अंधेरे में पहुंचने की, क्योंकि वहां पर अंधेरा होना चाहिए था, रेखा मुड़े, बट नहीं, वहां प्रकाश हुआ। इसलिए कई टीचर बोल देते हैं कि किसी भी द्वारक या अवरोधक के किनारों से प्रकाश के मुड़कर अंधेरे में पहुंचना, ये होता है
विवर्तन। बट सिंपल बात की जाए तो सिर्फ मुड़ने की और फैलने की घटना, प्रकाश के मुड़ने और फैलने की, किससे? द्वारक या अवरोधक से, इसी घटना को बोलते हैं विवर्तन। क्लियर? दूसरा, विवर्तन प्रकाश के किस प्रकृति को समझाता है? तो विवर्तन को आप रे के अनुसार नहीं समझा सकते, किरण के अनुसार नहीं समझा सकते, कि उसमें सीधी रेखा में होता है, प्रकाश आता है, फैलता नहीं है। तो ये प्रकाश के तरंग प्रकृति को बताता है। तीसरा, थर्ड क्वेश्चन जो है, विवर्तन कब संभव है? तो द्वारक का आकार और तरंगा जो तरंग है उसका आकार बराबर होना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए, उसमें अंतर नहीं होना चाहिए, तभी विवर्तन होगा। ये तो कोई सा भी एक बहुत ज्यादा हो गया ना तरंगा, तो आपका विवर्तन नहीं होता है। एंड लास्ट, तरंगा विवर्तन कितने प्रकार के हैं? दो, फ्रेनल और फ्रॉनहोफर। दूरी के बेस है, तो अगर दूरी कम होगी स्क्रीन से, द्वारक से, स्क्रीन की और आपके प्रकाश स्रोत की, तो क्या होगा? फ्रेनल बनेगा। अगर दूरी बहुत ज्यादा है, किससे? द्वारक से पर्दे की और द्वारक से प्रकाश स्रोत की, तो वो बनेगा फ्रॉनहोफर। फ्रेनल में लेंस की आवश्यकता नहीं होती, फ्रॉनल में लेंस की आवश्यकता होती है। एंड लास्ट, फ्रेनल पास में प्रकाश स्रोत होता है तभी बनता है, तो जो बनेगा तरंगा वो बेलनाकार अगोनीय बनेगा। जबकि इसमें कैसा बनता है? फ्रॉनहोफर में कैसा बनता है? तो फ्रॉनहोफर में बनता है समतल तरंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।